वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। साइंस की बुक हमारी साइंस कॉस्मोस है। क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमारा चैप्टर नंबर 1 का टाइटल जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसलों का उत्पादन और उसका मैनेजमेंट, उसका रख रखाव। तो इस चैप्टर में हम जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फूड फ्रॉम एनिमल्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट फॉर्म द बेसिस फॉर फूड सिक्योरिटी। क्या है क्रॉप प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसके लिए, मनुष्य के लिए, क्योंकि जो है इसी से जो है उसे भोजन मिलता है। इन क्रॉप से ही जो है उन्हें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और भोजन जो है मनुष्य की जो है बुनियादी ज़रूरत है। और इस क्रॉप प्रोडक्शन से बहुत सारी चीज़ है जो है उसके आसपास जितना भी जो है उसका विकास है जो है सब उसी से रिलेटेड है। उसकी हेल्दी डाइट्स वगैरह के लिए, उसके इम्यून सिस्टम्स के लिए ये जो है भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन का जो है बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसकी लाइफ में, मनुष्य की लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। दूसरे क्या है, इस जो हेल्दी जब डाइट लेगा मनुष्य तो वो उसका जो है इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और उसकी बॉडी जो है उसके जो डिजीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट जो है लड़ने की उनके अंदर जो है क्षमता होगी। अगर वो अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा भोजन नहीं लेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो क्या है उनकी जो बॉडी जो है जो जर्म्स होते हैं, इन्फेक्शियस जर्म्स होते हैं, उनसे नहीं लड़ सकता। तो इसलिए क्या है हेल्दी डाइट लेने से क्या है इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है और दूसरी बात जो है वो क्या है डिजीज के अगेंस्ट जो है फाइट कर सकते हैं। दूसरे क्या है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स ह्यूमन नो द राइट वे टू यूज लैंड सो टू अवॉइड डिजास्टर लाइक फैमिलीज। जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है मदद करता है, हेल्प करता है ह्यूमंस को नो द राइट वे टू यूज लैंड। वो किस तरीके से जो है उसका सही तरीके से ज़मीन का इस्तेमाल करें, लैंड का इस्तेमाल करें टू अवॉइड डिजास्टर्स। क्या है डिजास्टर मतलब आपदा से बचने के लिए, जैसे कि सूखा वगैरह जो है मनुष्य को जो है ज़रूरत है वो किस तरीके से ज़मीन का इस्तेमाल करें, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर, ताकि वो बच भी सके किससे, डिजास्टर से, मतलब डिजास्टर आपदा जैसे कि सूखा है ना। अब देखते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अर्ली ह्यूमंस वर वंडरिंग फूड गैदर्स, दे कलेक्टेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एग्स। क्या है जो पहले के जो मनुष्य थे वो क्या करते थे, वो फूड को इकट्ठा करा करते थे, जैसे कि फलों को, सब्जियों को, अंडों को, एंड देन दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स। और उन्होंने क्या करा, एनिमल्स का शिकार करना शुरू करा, मतलब जानवरों का शिकार करना शुरू करा। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, लगा 10,000 साल पहले, दे डिस्कवर्ड दैट बाय प्लांटिंग सीड। उन्होंने क्या ये इजाद करा कि हाँ भी प्लांट जो सीड के द्वारा जो है सीड के द्वारा जो है प्लांट जो है उगाए जाते हैं। मतलब क्या है उन्होंने ये सीखा 10,000 साल पहले जो है प्लांटिंग सीड्स किसके द्वारा, सीड कैसे लगाया जाता है। मतलब उन्होंने एक न्यू प्लांट्स कुड बी ग्रोन दैट गेव देम फूड। क्या है न्यू प्लांट जो है जो उन्हें नया वो क्या कहता है भोजन देता है। क्या है जब न्यू प्लांट ग्रो होगा तो वो क्या है मनुष्य को क्या देगा, भोजन देगा। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन। और यहीं से जो है इसका एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन का जो है शुरुआत हुई। इसी तरीके से जो है एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन की जो है शुरुआत हुई, बिगिनिंग हुई, मतलब प्लांटिंग सीड्स से। कि किस 10,000 साल पहले जो है उसने सीड प्लांट करना सीखा, फिर उससे जो है जो नया प्लांट हुआ तो उससे उसने भोजन हासिल करा, मतलब फूड हासिल किया। ठीक, फिर उसके बाद यहीं से जो है एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्या है साइंस है जिस चीज़ की, प्लांट की, मतलब प्लांट ग्रो कराने की, और एनिमल के जो है ग्रो कराने के लिए, फॉर ह्यूमन किसके लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के यूज के लिए। इसी साइंस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर जो है हम प्लांट और एनिमल्स को ग्रो कराया जाता है फॉर ह्यूमन यूज, किसके लिए, मनुष्य के इस्तेमाल के लिए, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम kind are grown and cultivated at one place on a large scale। जब
हम एक जैसे प्लांट्स को बड़े पैमाने पे एक ही जगह पर जो है उन्हें कल्टीवेट किया जाता है, उन्हें ग्रो कराया जाता है और उनका कल्टीवेशन होता है, उनकी खेती बाड़ी होती है। मतलब एक ही जगह पर एक ही जैसे बहुत बड़े पैमाने पे एक जैसे गेहूं है, गेहूं को बहुत सारे एक ही प्लेस पे बहुत सारे गेहूं के प्लांट लगा दिए गए, तो उसी चीज़ को हम जो है उसी कल्टीवेशन को, उसी खेती बाड़ी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप। मतलब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक जैसे प्लांट जो है ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पर ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। मतलब एक प्लेस पर एक जैसे बहुत सारे प्लांट को ग्रो कराते हैं और उसकी वहीं पर खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पर उन्हें ग्रो कराकर उनको वहीं पर उन्हें क्या है नरिशमेंट दी जाती है, उन्हें उनका देखभाल की जाती है, और वो जो है जो प्लांट जब एक साथ तैयार हो जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप कहते हैं। सिंपल आप समझ सकते हैं, सेम काइंड के प्लांट को एक ही जगह ग्रो कराते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। इसका मतलब क्या है? हम क्रॉप ऑफ व्हीट की बात करें, अगर गेहूं की फसल की बात करें तो इसका मतलब क्या है? उस फील्ड के अंदर केवल जो है व्हीट के ही प्लांट ग्रो करेंगे, वीट के ही प्लांट मौजूद होंगे, ठीक, उन्हें कराते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप कहते हैं। मतलब एक जैसे प्लांट को ग्रो कराना एक ही प्लेस पर, तो उसे क्या बोलते हैं? हम क्रॉप कहते हैं। एग्रीकल्चर चेंज वेरी स्लोली अंटिल अबाउट 100 ईयर्स अगो। एग्रीकल्चर जो है बहुत ही जो है स्लोली जो है चेंज हुआ है अबाउट 100 ईयर्स अगो। लगभग कितने साल लग गए? 100 साल लग गए होंगे इस चीज़ के अंदर, है ना। 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले जो इसके अंदर बहुत स्लो चेंज आया, बट सिंस देन देयर हैव बीन tremendous advances in agriculture such as development of new varieties of plant and animals, use of fertilizers for better produce, use of pesticides for protection of crops, and use of machines such as tractors and harvesters which are labor saving devices. This has led to better crop and higher yields. क्या है? अगर 100 साल पहले देखें तो जो इसके अंदर एग्रीकल्चर में बहुत स्लो प्रोसेस था, मतलब, मगर अब जो देखा जाए तो एक बहुत तेजी के साथ इसके अंदर जो है बदलाव आया है, बहुत तेजी के साथ बदलाव आया है, क्योंकि इसके जो है न्यू प्लांट्स के लिए जो है और उनके डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत सारी नई वेराइटी न्यू प्लांट्स की जो है बहुत सारी वेराइटीज़ आई, और एनिमल्स की, और किसके अंदर उसके डेवलपमेंट के अंदर, प्लांट्स के डेवलपमेंट के अंदर वो क्या क्या यूज़ किया गया? फर्टिलाइज़र आया टू फॉर बेटर प्रोड्यूस। मतलब क्या है? फर्टिलाइज़र से क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है मिकदार में जो है अच्छी तादाद में जो है फसल उगाई जा सके और अच्छे प्लांट्स को उसे उसकी जो है नरिशमेंट की जा सके, ठीक है। और यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, क्योंकि जो पेस्ट लग जाया करते थे फसल के अंदर, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते थे, उनके लिए जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अगर 100 साल पहले देखा जाए तो ये चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस थी, और वो जो क्रॉप जो है बहुत जो फसलें थी, जो प्लांट्स थे हमारे उस वक्त के, तो बहुत स्लो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ करता था। और आज के इसमें देखा जाए तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो है नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई मशीन्स आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ तक के जो इंसेक्ट वगैरह जो प्लांट्स में लग जाते हैं, हमारी क्रॉप में लग जाते हैं, उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। एंड यूज़ ऑफ मशीन्स, और मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स विच आर लेबर सेविंग डिवाइसेज। और ये जितने भी है ट्रैक्टर हो या क्या कहते हैं हार्वेस्टर हो, तो ये क्या है? लेबर सेविंग मशीन्स हैं। मतलब क्या है? यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है मनुष्य के इस्तेमाल की बचत हो जाती है, क्योंकि एक मशीन जो है बहुत सारा काम करती है। पहले इसी काम को फसल लगाने के काम को या कटाई के काम को, है ना, तो बहुत सारे लोग करते थे, मगर अब जो है मशीनी ट्रैक्टर के ज़रिए बीज लगाए जा रहे हैं, ट्रैक्टर के ज़रिए जो है उसकी जो है मिट्टी को सही किया जा रहा है। और क्या कहते हैं हार्वेस्टर, पहले जो है मनुष्य बहुत सारे व्यक्ति लेबर जो है मजदूर लग के फसल को काटा करते थे, मगर अब हार्वेस्टर है मशीन के अंदर, वो उसे बड़े पैमाने पे एक साथ काटते हुए चले जाते हैं फसल को। तो मतलब कहने का मकसद क्या है? मशीन जो है एक तो लेबर सेविंग डिवाइसेस हो गई, एंड दिस हैज लेड टू बेटर क्रॉप एंड हायर यील्ड। और क्या है? इससे क्या होता है? इस नई टेक्निक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तादाद में उसे उत्पादन के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं।
अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। सीरियल्स वर द फर्स्ट क्रॉप नॉन टू बी कल्टिवेटेड। क्या है? सीरियल जो है सबसे पहली क्रॉप जो होती है जिसकी खेती बाड़ी की गई, कल्टिवेट किया गया। सीरियल्स आर टॉल ग्रास विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रियस सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स। क्या है? सीरियल जो है एक लंबी ग्रास होती है जो कि क्या है उसकी खेतीबाड़ी की जाती है, उसे कल्टीवेट किया जाता है फॉर न्यूट्रियस सीड्स के लिए। क्या है न्यूट्रियस सीड? मतलब क्या है? पौष्टिक बीज होता है एक तरह से ये, जैसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेन्स। दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर पीपल इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या एक तरीके से स्टेपल फूड है मनुष्य के लिए नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो है ये ग्रेन्स है पूरे संसार में इस्तेमाल किया जाता है फूड के तौर पर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फूड है। ग्रेन्स आर रिच इन स्टार्च। और ग्रेन्स जो होती हैं मतलब जैसे कि गेहूँ वगैरह, दाल, वो चावल वगैरह, ये सब जो है इसके अंदर क्या होता है अधिक मात्रा में क्या होता है? स्टार्च होता है। एंड आल्सो कंटेन प्रोटीन्स। और इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स एंड फाइबर। इन ग्रेन्स के अंदर प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, स्टार्च है, मिनरल्स है, फाइबर्स है। वीट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल इन द वर्ल्ड। बात आ गई कि वीट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सीरियल है वर्ल्ड के अंदर, जो हर जगह जो है वीट का इस्तेमाल मतलब गेहूँ का इस्तेमाल हर जगह होता है। Wheat is the most important cereal in the world, followed by पैडी जैसे कि राइस है, चावल है। इसके बाद देखा जाए गेहूं के बाद जो चावल है, एंड मेज मक्का है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन सीरियल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। और ये जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, मुहैया कराया जाता है अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को। क्या चीज़? गेहूँ है, चावल है। सीरियल्स हैव टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। इसलिए जो है सीरियल्स को मतलब गेहूँ चावल को बहुत बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पाद किया जाता है, उसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर जो है एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। क्या होता है? द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। ये साइंस है किस चीज़ की? प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल के प्रोडक्शन की, फ्रूट्स की, फ्लावर्स and decorative plants is called horticulture. क्या है? The science of production of vegetables, fruits, flowers and decorative plants is called horticulture. Horticulture क्या है? साइंस ऑफ एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है साइंस की, जो कि इसके अंदर क्या होता है? किसका प्रोडक्शन किया जाता है? वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का और डेकोरेटिव प्लांट्स का। तो इस ब्रांच को हम साइंस की क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं इनके अंदर अधिक मात्रा में क्या मिलता है? मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। 10 क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप देखें क्रॉप जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि सीरियल्स हो गए, गेहूं चावल हो गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। और ये जो है इन क्रॉप्स को जो है सीजन की बेस पर जो है क्लासिफाई किया गया है। इन इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। आप देखेंगे भारत जो एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, humidity and rainfall vary from one region to another region. Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns found here are. क्या है? भारत जो एक बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है वेरी करती है, मतलब बदलती रहती है प्लेस टू प्लेस जाकर देखा जाए। तो यही वजह है जो यहाँ पर जो है वेराइटी ऑफ क्रॉप जो है यहाँ पर ज़्यादा ग्रो कराई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम खरीफ। फर्स्ट क्या है? खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन अ रेनी सीजन। इन द रेनी सीजन जो क्रॉप जो है रेनी सीजन के अंदर ग्रो कराई जाती है और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उसे हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। क्या होता है? जून टू सितंबर। भारत के अंदर जो है हमारे जो रेनी सीजन होता है, बरसात का जो सीजन होता है वो क्या होता है? जून टू सितंबर होता है। इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कराई जाती है? जैसे कि पैडी मतलब चावल, पैडी, मेज, सोया,
सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, etc। ये जो है कुछ एग्जांपल्स है किसके, जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनके, ठीक है। आर खरीफ क्रॉप्स दे आर शोन ड्यूरिंग, ये जो मतलब इनके जो बीज लगाए जाते हैं ड्यूरिंग जून टू जुलाई, किसके अंदर लगाए जाते हैं, जून टू जुलाई लगाए जाते हैं, एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर, और ये सितंबर और अक्टूबर से जो है इनका जो हार्वेस्ट मतलब कटाई शुरू हो जाती है, क्योंकि इनका प्लांट जो है मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद सितंबर के बाद या सितंबर से और अक्टूबर के बीच में जो है इन्हें काटना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, रबी क्रॉप्स जो होती है रबी, ये जो है विंटर सीजन के अंदर ग्रोन कराई जाती है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और इसका जो टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च होता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये जो है कुछ एग्जांपल्स है किसके, जो है हमारे रबी क्रॉप्स के, जैसे कि गेहूं है, चना है, दाल है, ठीक है, मस्टर्ड और लिनसीड जो है, ये जो किसके एग्जांपल हैं, किसे, हमारे रबी क्रॉप के, जो कि हमारे जो है विंटर सीजन क्रॉप्स होती हैं, और इसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड अक्टूबर टू मार्च होता है। अक्टूबर टू दे आर सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल। इसे जो इसके जो बीज लगाए जाते हैं, इसकी जो प्लांटिंग की जाती है, जो इनकी फसल लगाई जाती है, वो कब लगाई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाई जाती है, और इसके जो जब इसकी फसल कब मैच्योर हो जाती है, लगभग मार्च और अप्रैल के अंदर मैच्योर हो जाती है, और इसे तभी इसकी हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब कटाई इसकी की जाती है, इसको काटा जाता है। बिसाइड्स खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। क्या है, अगर इसके अलावा जो है खरीफ और रबी क्रॉप्स के अलावा कुछ दालें जो हैं और वेजिटेबल हैं, जो कि सब्जियां हैं, आर ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मी के सीजन में लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, एट मेनी प्लेसेस, बहुत से जगहों पर। मतलब खरीफ और रबी के अलावा जो है कुछ दालें जो हैं और वेजिटेबल जो है ग्रोन कराई जाती हैं, किसमें, ड्यूरिंग समर सीजन के अंदर, एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारे। सम कॉमन क्रॉप प्लांट्स ग्रो इन इंडिया, आप देखेंगे सीरियल्स जो है, वीट, पैडी, हमारे भारत के अंदर जो कुछ प्लांट्स हैं जो ग्रो कराए जाते हैं, जैसे कि सीरियल है। सीरियल्स में क्या आता है, सीरियल्स में क्या है, वीट, पैडी, मैज, बार्ले। पल्सेस में ग्राम, पीज, बीन्स। ऑयल सीड्स आप देखेंगे मस्टर्ड होता है और ग्राउंड नट होता है। रूट्स, स्वीट पोटैटो, ट्यूबर्स क्या होते हैं, पोटैटो और टेपियोका, और क्या है, शुगर क्रॉप्स होते हैं, शुगर कैन, बीट रूट, और प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफी एंड रबर, कोकोनट, और फाइबर क्रॉप्स होती हैं, कॉटन एंड जूट होती हैं। देखेंगे ट्रेन योर ब्रेन, paddy needs a lot of standing water in the field, therefore it is usually grown only in the rainy season। पैडी जो है, पैडी जो हमारी क्रॉप है, जो फसल है, इसे जो है बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसके अंदर, उसके अंदर ठहरा हुआ, किसके अंदर, अपने फील्ड के अंदर, तो इसलिए जो इस तरीके की फसल जो होती है किस में होती है, रेनी सीजन में होती है। पैडी के लिए, पैडी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, स्टैंडिंग वाटर चाहिए था, तो इसलिए जो है ये किस मौसम में, किस सीजन में ग्रो कराई जाती है, वो रेनी सीजन के अंदर। अब देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, आप देखेंगे। दी cultivation of crop involves several step by step method or activities undertaken by the farmer over a period of time. These activities or tasks are referred to as agriculture practice। मतलब क्या है, किसी भी क्रॉप की खेती बाड़ी करने और उसके कल्टीवेशन के लिए जो है हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ मेथड जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप हमें काम करने होते हैं, उन्हीं काम को, उन्हीं टास्क को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। For healthy growth and good output, crop plants require a plenty of sunlight and air which are available in the open or crop field. Besides, they are require proper amount of water and nutrients from the soil. They are to be protected from weeds and pests. The and need proper storage after harvesting. Thus, modern agriculture is carried out in a scientific and systematic वे।
आपने देखा जो है क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए हमें कुछ काम जो है स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जो काम करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। और ये क्यों की जाती है, हेल्दी ग्रोथ के लिए और गुड आउटपुट के लिए, मतलब क्या, जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मिले। तो इसके लिए जो है हमें उसके लिए जो है प्रॉपर वाटर की वो होनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ सनलाइट होनी चाहिए, प्रॉपर जो है हवा होनी चाहिए और ओपन क्रॉप फील्ड होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट मिले और न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी सॉइल, और उसे जो है ज़मीन से जो है न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपर मिले प्लांट्स को। तो और क्या है, जितने भी वीड्स और पेस्ट हैं उनसे भी उनकी क्या है सुरक्षा की जा सके, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है वीड्स और पेस्ट वगैरह से। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, उन्हें देखें किस किस तरीके से किया जाता है क्रॉप कल्टीवेशन के अंदर, जो हमारे जिसे हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। द स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और मेथड फॉर ग्रोइंग क्रॉप आर फॉलोइंग। क्या स्टेप बाय स्टेप में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या हम मेथड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर फॉलोइंग। स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, और क्या है, क्या क्या मेथड्स हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम सॉइल को तैयार किया जाता है। सेकंड, सोइंग, बीज लगाए जाते हैं। थर्ड क्या है, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर फील्ड के अंदर, खेत के अंदर क्या है, उसके अंदर मैन्योर्स मतलब खाद वगैरह और फर्टिलाइजर्स डाला जाता है। इरिगेशन, उसकी सिंचाई होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से पानी मिलना चाहिए प्लांट्स को। एंड फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, और वीड्स और पेस्ट से जो है प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसको उससे महफूज रखना है, हमें बचा के रखना, हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, और हमें वीड्स और पेस्ट से बचा के रखना है। और हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल मैच्योर हो जाती है, जब काटते हैं, फिर उसके बाद जो फसल के अंदर जो है स्टक और कफ जो हमारा जो होता है प्लांट होता है, उसमें से हमें ग्रेन्स को अलग करना होता है, और उस ग्रेन में से जो है हम जो भूसा होता है अलग करने के लिए उसे हम विनोइंग मेथड कहते हैं। और फिर उसे स्टोरेज, एंड लास्ट वन होता है स्टोरेज। और हम किस तरीके से अपनी फसल को, अपना जो हमें ईल्ड है, जो आउटपुट है हमारा, उसे हम किस तरीके से हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इन्वॉल्व्स टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। हम क्या है उसे, दिस प्रोसेस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या है, हम उसे क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब मिट्टी जो है फसल लगाने से पहले जो है मिट्टी जो है हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो उसे हम टर्न करते हैं किसके अंदर, उसे लूज कर देते हैं, उसके अंदर हल वगैरह चला के क्या है जिसे हम कहते हैं हल जलाया, जुताई जिसे कहते हैं हम, उससे पहले हम क्या कहते हैं, हल के द्वारा जो है मिट्टी को उखाड़ा जाता है, जिससे कि जो है मिट्टी जो सख्त हो गई है, उसके जो जगह जगह ढेले बने हुए, हम्प जो बने हुए होते हैं, जो जगह जगह मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो उसे लूज किया जाता है सबसे पहले। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखेंगे। लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर, दस सिक्योरिंग द प्लांट मोर फर्मली। क्या है, लूज सॉइल जो है अलाउ करती है कि रूट जो है, प्लांट की रूट जो है ज़्यादा से ज़्यादा गहराई के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, ताकि प्लांट जो है अच्छे से जो है ज़मीन को पकड़ ले। नेक्स्ट है, लूज सॉइल हैज़ अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट विच इज़ यूज्ड बाय रूट्स टू ब्रीथ इजीली। और लूज सॉइल जो है, जो मतलब जो हमारी सॉइल जो है लूज हो गई है, तो उसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हवा को जो ट्रैप कर सके रूट्स जो है, ताकि वो इजीली ब्रीथ कर सकें, सांस ले सकें। मतलब क्या है, जब मिट्टी जो है लूज हो जाएगी तो उसके अंदर हवा की भी प्रॉपर जाएगी हवा, और वो जो है रूट जो है प्रॉपर तरीके से उसके अंदर ब्रीथ होगी। थर्ड है, लूज सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स इन द सॉइल। और लूज सॉइल जो है हेल्प करेगी ग्रोथ के अंदर किसके, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स के सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर किस अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए भी वो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और क्या है, जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या है डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है।
In this way, various nutrients held in the dead plants and animal are released back into the soil. और इसी तरीके से जो है जो डेड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, जब वो सॉइल के माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाएंगे तो जो उन डेड एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो दोबारा जो है मिट्टी के अंदर जो है मिल जाएंगे. These nutrients are again absorbed by the plants. और ये न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा जो है प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे. This process of decomposing also further loosen the soil. और फिर क्या है, यही प्रोसेस जो है डिकम्पोजिंग का जो है दोबारा से हम जो है सोइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं, है ना. जब एक फसल हो गई तो उसके अंदर हल चला के उस मिट्टी को क्या है दोबारा लूज करते हैं एक फसल कटाई होने के बाद जो है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप. प्लांट्स कैन देन ऑब्जर्व मोर न्यूट्रिएंट. क्या है टर्निंग एंड लूजनिंग, जो हम मिट्टी जो है हल चलाने के बाद जो मिट्टी जो लूज होती है तो वो क्या होती है, वो टर्न हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है मिट्टी. जो न्यूट्रिएंट्स जिस मिट्टी के अंदर जो नीचे जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो ऊपर आ जाती है टॉप पर. ठीक है, तो उससे क्या होता है प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लॉइंग. इसी चीज को जो है लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टीलिंग कहते हैं या प्लॉइंग कहते हैं, मतलब हल चलाना, जुताई करना जिससे कहते हैं. इट इज कैरीड आउट बाय द यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लॉ. और ये किसके द्वारा किया जाता है, एक वुडन और आयरन प्लॉ के द्वारा, हल के द्वारा किया जाता है. विच इज पोल्ड ईदर बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर. और ये जो हल है या तो एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है या ट्रैक्टर के द्वारा. द प्लो फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. जो है इसके अंदर जो प्लो जो क्या करता है, जो खेत के अंदर फील्ड के अंदर जो बड़े बड़े मिट्टी के क्रम्स होते हैं, ढेर होते हैं. दीज आर ब्रोकन विद अ प्लांक. और ये जो है अपने जो उसके आगे जो प्लांक होता है उससे क्या करता है, पटरे से जो तोड़ दिया जाता है. द फील्ड इज आल्सो लेवल्ड विद अ लेवलर और अ सोइंग एज वेल एज फॉर एन इरिगेशन पर्पस और फॉर इरिगेशन पर्पस. मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो है हल चलाया जाता है खेत के अंदर. अगर देखो जाए ये हल है, इसके अंदर क्या है, ये तो हम ट्रैक्टर से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं. अगर यहाँ एक फील्ड है उसके अंदर जो है हम हल के द्वारा जो है इसके अंदर जो है प्लॉइंग करते हैं. ठीक है, मतलब जुताई करते हैं. जब जुताई करते हैं मिट्टी जो उखड़ती चली जाती है जमीन में से. अब कहीं पर ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, कहीं ऐसी होती है, तो हम क्या करते हैं, लेवलर होता है, एक पटरा होता है. पटरे या तो हम मशीन के पीछे लगा देते हैं या ट्रैक्टर के पीछे या एनिमल के पीछे उसे बांध दिया जाता है. उस पर जब एनिमल के पीछे बांधा जाता है पटरे पे, तो उस पटरे पे इंसान खड़ा हो जाता है, मनुष्य खड़ा हो जाता है. फिर पूरे फील्ड के अंदर जो है चक्कर लगाते हैं. जो ऊंचे ऊंचे ढेर होते हैं मिट्टी के वो क्या हो जाते हैं, सब लेवल हो जाते हैं, जिससे कि जो है पानी जो है उसके अंदर जो इरिगेशन है, मतलब सिंचाई जो है प्रॉपर तरीके से हो सके. ठीक है, बीज लगाने से पहले पहले जो है इस चीज़ को हम करते हैं ताकि वो लेवलर करते हैं. अ प्लो कंटेन अ कर्व ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशर. प्लो के अंदर, हल के अंदर एक कर्व ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लॉशर कहते हैं. प्लॉशर मतलब ये कर्व, ठीक है, कर्व आयरन ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लॉशर कहते हैं. इट इज अटैच्ड टू द लॉन्ग लॉग ऑफ वुडन नॉन एज प्लो शाफ्ट. और ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रिप होती है किससे अटैच होती है, एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड से अटैच होती है. इसे हम क्या बोलते हैं, प्लो शाफ्ट कहते हैं. ये क्या चीज़ है, प्लोशर हो गई, प्लोशर, और ये क्या है, प्लो शाफ्ट हो गई. ठीक है. द अदर एंड इज अटैच्ड टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स. और वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो. क्या है, इसका दूसरा जो है वो जो एंड पॉइंट है वो हम उससे किस पे रखते हैं, या तो बुल्स पे रखते हैं, मतलब बैलों की जोड़ी पर रखते हैं. वन पेयर ऑफ बुल्स मतलब बैलों की जोड़ी पर उसके रख देते हैं, बांध देते हैं उनकी कमर पर, और फिर एक तरफ से जो है मनुष्य जो से लेके चलता है. ठीक है, या मनुष्य भी पहले जो है जब बुल्स का वो नहीं था तो टेक्निक नहीं थी, तो पहले मनुष्य ही अपने कंधे से इस हल को खींचा करता था. फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो मनुष्य ने क्या करा, इस चीज़ को जो है उसके दो बैलों के बीच में जो है उनके कंधों पे जो है उसके हम पर उसे बांध दिया गया. और फिर ये जो हल के द्वारा उसे पूरे फील्ड के अंदर जो है जुताई की गई और क्या मतलब प्लॉइंग की गई.
Nowadays सिंगल प्लॉ इज नॉट यूज एनी मोर। क्या है, अब इन दिनों जो है एक सिंगल प्लॉ यूज नहीं किया जाता, एक सिंगल हल नहीं यूज किया जाता। दिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ सीरीज ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स called cultivator which can be attached with a tractor. The use of cultivator save both time and labor। क्या है इसके अंदर देखो, इस तरीके से जो होता है ये आप देखेंगे, ये इसके बैक साइड में जो है, ठीक, इसका क्या होता है, ये अब हल की जगह इसमें बहुत सारे कर्व सीरीज ऑफ ब्लेड्स हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हल तो सिर्फ सिंगल हुआ करता था, मगर अब जो है इसे जो है ट्रैक्टर के अंदर एक कर्व सीरीज ऑफ ब्लेड जो है इसके अंदर लगा दिया जाता है, जिससे कि जो टाइम की भी बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है, मजदूरी की भी बचत होती है। ठीक है ना, टाइम की बचत और मजदूरी की भी बचत। फॉर लूजनिंग सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स अनदर इम्प्लीमेंट कॉल्ड हॉय। और क्या है, दूसरा एक अगर देखा जाए सॉइल को लूजनिंग करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए एक दूसरा इम्प्लीमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, हो इज आल्सो यूज। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड ऑफ आयरन। ये क्या है, लॉन्ग रॉड ऑफ वुड ऑफ आयरन होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड कर्व्ड ब्लेड इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स हैंड। इसके वन आप देखेंगे ये कर्व ब्लेड होता है जो कि इसके एक एंड पे और एक लंबे से स्टिक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका रोड है, लॉन्ग रोड है, जो इसे हेल्प करते हैं किसके अंदर, मिट्टी को लूजनिंग करने के लिए और वीड्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। सोइंग ऑफ सीड, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं। और क्या कहते हैं, दूसरा जो वीड्स वगैरह होते हैं, जो वीड्स होते क्या है, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उन्हें रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें सोइंग ऑफ सीड्स, हम सीड्स को कैसे सो करते हैं, कैसे लगाया जाता है। सोइंग माने लगाना, बीज को लगाना। बिफोर सोइंग मतलब बीज लगाने से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज लगाने से पहले सो करने से पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अच्छी क्वालिटी के बीज। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी। और क्या कहते हैं, सबसे पहले बीज लगाने से पहले हम जो हाई यील्डिंग वेराइटीज के और गुड क्वालिटी के बीज को क्या करते हैं, हेल्दी बीज को क्या करते हैं, सीड्स को अलग कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। वाइल सोइंग सीड्स द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। जब हम सीड को सोइंग करते हैं, लगाते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो लगाने में। अब हम एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी के अंदर क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी टू सेपरेट गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। हम गुड हेल्दी सीड्स को हम डैमेज सीड्स हम कैसे अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, बीकर, वाटर, सीड, है ना। हमें क्या क्या है, बीकर चाहिए, वाटर चाहिए और सीड्स चाहिए। मेथड, फिल अ बीकर हाफ विद वाटर। और हम क्या कहें, बीकर को हाफ पानी से, मतलब पानी से हाफ बीकर फिल कर देंगे। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टेयर वेल। और फिर हम उसे क्या करेंगे, अच्छे से स्टेयर करेंगे। वेट फॉर सम टाइम, और उसे पहले आप बीकर में पानी डाल देंगे, आधा बीकर भर देंगे, फिर उसके अंदर हम सीड्स को डालेंगे, फिर उसे अच्छे से स्टेयर कर देंगे, हिला देंगे। ठीक है, अच्छे से हिला देंगे। वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हम उसे इंतजार करेंगे। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करेंगे। सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, मोस्ट ऑफ सीड्स सिंक। आप देखेंगे कुछ सीड जो है पानी की सतह पर तैरेंगे और कुछ सीड जो है पानी के बॉटम में बैठ जाएंगे, जाके सिंक हो जाएंगे। कंक्लूजन, डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। क्या होता है, डैमेज सीड जो होते हैं वो खोखले होते हैं और वो हल्के होते हैं। Therefore they float on water, इसलिए जो है वो पानी की सतह पर तैरते हैं, इसलिए वो पानी की क्या करते हैं, सतह पर तैरते हैं। हेल्दी सीड्स आर हैवियर एंड therefore they sink in water, इसलिए जो है हैवी सीड जो, वो हेल्दी सीड जो होते हैं वो हैवियर होते हैं, इसलिए वो पानी की सतह में जाके ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब देखेंगे कुछ जो प्रिकॉशंस हमें लेनी है सीड्स के सोन करने से पहले, लगाने से पहले। द सीड्स शुड बी ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस। सीड जो है हाई यील्डिंग वैरायटी का होना चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं, उसके अंदर किसी तरीके की बीमारी नहीं लगनी चाहिए, किसी तरीके का खराब सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ, और सीड को सही
डेप्थ में, गहराई में लगाना है। इफ सोन डीपर दे विल नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड देयर शूट्स मे नॉट बी एबल टू कम आउट फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ। इफ सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल और आ लिटिल डेप्थ द बर्ड्स विल ईट देम। क्या है, ना तो इतनी गहराई में सीड्स को लगाया जाए कि वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले, जिसकी वजह से वो बीज का जो है शूट ऊपर ना, जो उसकी जो शूट है ऊपर को ना निकल सके मिट्टी से। इतनी गहराई में भी नहीं लगाना और ऐसे बीज को ऐसे भी नहीं बखेरना मिट्टी के अंदर कि ऊपर से चिड़िया चुग ले, सारी खा लें उसे। नेक्स्ट, सीड्स शुड बी सोन एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। उन्हें सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। इफ दे आर टू क्लोज दे विल नॉट गेट एनफ वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस टू ग्रो। If they are too far apart, there is a wastage to filled space। क्या है, सीड को इतना उनका प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, ना तो इतनी करीब होना चाहिए कि उन्हें सही तरीके से सनलाइट और या न्यूट्रिएंट्स ना मिल सके, पानी ना मिल सके, और ना ही इतना दूर होना चाहिए कि वो उसका जो है जो बहुत ज़्यादा स्पेस का वेस्टेज हो जाए। मतलब बहुत दूर दूर फेंक दिया तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है जगह है उसकी वेस्टेज होगी। ना तो बहुत करीब लगाओ, ना ही बहुत ज़्यादा दूर फेंको उन बीजों को। एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए बीजों के बीच में। Then the soil should have sufficient moisture, otherwise seeds will not germinate properly। soil जो है, soil should have sufficient moisture। क्या है, सोइल में क्या है, सफिशिएंट मॉइस्चर होने चाहिए, अदरवाइज सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपर्ली। अगर सोइल के अंदर सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं होगा तो सीड जो है जर्मिनेट नहीं होगा। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। क्या होते हैं, सीड की सोइंग के टू मेथड्स होते हैं, बीज लगाने के दो मेथड हैं। फर्स्ट, मैनुअल सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड। सबसे पहले क्या है, आप हाथ के द्वारा मतलब ऐसे फेंक कर हाथ से जो है हम बीज को लगा दिया करते हैं, है ना, मैनुअल जो हाथ से ऐसे। दूसरा क्या है, मैकेनिकल सोइंग ऑफ सीड्स बाय यूजिंग अ टूल। और हम दूसरा मेथड क्या है, टूल यूज करते हुए हम बीज को लगाते हैं सीड्स को। फर्स्ट क्या, इन सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, द सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय फार्मर। हाउएवर दिस वाज अ ट्रेडिशनल मेथड used by very poor farmers। In this method the seeds are not equally distributed, they may not get into the right depth and therefore can be easily picked up by the birds। क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इन सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, इसके अंदर जो सीड्स जो होते हैं अपने फार्मर जो है अपने हाथ से जो है पुराने ट्रेडिशन जो पुराना तरीका चला रहा है उसकी बिना पर जो है वो हाथ से पूरे में बिखेर देता है बीज। इससे क्या होता है, बीज एक तो पूरे सही तरीके से गहराई में नहीं लग पाता और इजीली जो है चिड़ियाँ जो है बर्ड्स जो है उससे चुग लेती हैं, खा लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा ये पुराना ट्रेडिशनल है जो चला आ रहा है। एक तो जो है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, बीज प्रॉपर तरीके से नहीं गिरते, नहीं बिखरते, और दूसरा जो है इन्हें ऊपर ऐसे ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाते, ऊपर से जो है बर्ड्स वगैरह जो इन्हें क्या कर लेती हैं, ईट कर लेती हैं, खा लेती हैं, इन्हें ईजिली पिक करके खा लेती हैं। नेक्स्ट है इन सोइंग ऑफ सीड्स विद अ टूल। और क्या है, टूल के द्वारा जो है सीड्स को लगाना। इधर सम ट्रेडिशनल टूल और अ मॉडर्न सीड ड्रिल इज यूज्ड। जो है इसके अंदर क्या है, मॉडर्न, इसमें सम ट्रेडिशनल टूल इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ मॉडर्न सीड ड्रिल यूज की जाती हैं जिससे कि बीज लगाए जाते हैं। देखेंगे, द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग एज अ फनल शेप्ड ओपनिंग लीड टू लॉन्ग ट्यूब। दिस ट्यूब्स आर अटैच्ड टू अ प्लो। सीड्स आर पुट into the funnel. As the plow makes furrow in the soil, the seeds reach at the right depth and at right distance in the soil from the tool. Some traditional tools have two or three tubes, pipes with a sharp ends to increase the rate of sowing। क्या होता है, इसके अंदर एक ट्यूब होती है और उसके अंदर जो है एक फनल लगा दी जाती है, उस फनल के अंदर जो है बीज को भर दिया जाता है। ठीक है, बीज भर दिए जाते हैं और बीज जो है और उसे एक बराबर डेप्थ पे जो है उस ट्यूब को जो है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसके अंदर फनल के अंदर बीज को डाला जाता है। और एक
2 या 3 ट्यूब्स जो होती हैं उन्हें एक रेट पर जो है उन्हें डेप्थ के अंदर जो है लगा दिया जाता है और फनल के अंदर बीज भर दिए जाते हैं, ठीक है। और बीज जो है उसके अंदर से धीरे धीरे एक एक करके बीज गिरता चला जाता है, जिससे कि जो है बीज जो एक बराबर दूरी पर लगते हैं। और एक केस के अंदर क्या होता है कि एक फनल होती है, ठीक। हम इसे कैसे समझा भी आपको बताते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये फनल होती है, ठीक है। ये फनल है, इसके अंदर ये ट्यूब है, 2 या 3 ट्यूब लगी होती हैं। इसके अंदर जो है बीज जो सीड्स होते हैं उन्हें फिल कर दिया जाता है। और जैसे जैसे जो है या तो इसे किसी भी चीज़ से या तो किसी एनिमल के साथ इसे लगा दिया जाता है या किसी भी टेक्निक या किसी मशीन के साथ इसे कनेक्ट किया जाता है। और इसके अंदर जो सीड एक एक करके जो है इसमें गिरता रहता है ट्यूब में। और ज़मीन के अंदर जो इसकी डेप्थ है वो इक्वल होती है इस ट्यूब की, तो एक एक बीज जो है उसके अंदर चलता चला जाता है और वो गिरता चला जाता है उसके अंदर, उस गहराई के अंदर। तो इस तरीके से जो है ये सीड ड्रिल मेथड इसे कहते हैं हम, जिसके ज़रिए से जो है सीड जो है सोन किए जाते हैं फील्ड के अंदर। द मॉडर्न टूल फॉर सोइंग सीड इज कॉल्ड सीड ड्रिल। तो इस मॉडर्न टूल सोइंग सीड्स को हम क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड ड्रिल कहते हैं। इट इज अटैच्ड विद अ ट्रैक्टर एंड इट सो द सीड्स एट अ प्रॉपर डेप्थ गिविंग प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स। इसके अंदर क्या होता है, इसे हम सीड ड्रिल को हम ट्रैक्टर से अटैच कर देते हैं और इसके अंदर जो सीड्स जो है जो सीड्स सो किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो एक प्रॉपर डेप्थ पर, क्या है, प्रॉपर डेप्थ मतलब प्रॉपर गहराई पर, और क्या है जो मुनासिब जो उसकी गहराई है बीज की, और प्रॉपर डिस्टेंस, और उसकी जो एक डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द सीड्स, उस डिस्टेंस पर जो है इस सीड ड्रिल मेथड से जो है सीड्स लगाए जाते हैं। इट आल्सो covers the seeds with soil so that they are not taken away by birds, thus it saves time and labor। और यह है जो सीड जो है क्यों इतनी गहराई पे लगाए जाते हैं कि वो मिट्टी से कवर हो जाते हैं, जिससे चलते जो है बर्ड्स जो है उसे जो है पिक नहीं कर पा सकती, उसे खा नहीं सकती। तो इसके चलते क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है, मजदूरी की भी बचत होती है। अब देखते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन क्या है। आपने देखा ये जो हमने सीड ड्रिल मेथड का जो मशीन थी जो हमने बताया, हमने रफ डायग्राम भी बना के दिखाया। ये मशीन है, इसके अंदर जो ट्यूब है और जो फनल के ज़रिए जो है इसके अंदर जो है ये चलते रहते हैं। इससे ट्रैक्टर से अटैच कर दिया जाता है और जो गाड़ी जो है जो ट्रैक्टर है वो चलता चला जाता है। ये आप देखेंगे ये जो फनल है जो हमने बनाया था, फनल हमने इस तरीके से, ये तो हमने बनाया एक मैनुअली फनल बनाया था। इसी तरीके से जो है ये जो फनल है, ये ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, ये एक तरह का फनल शेप नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है जो सीड्स है फिल कर दिए जाते हैं और ये इसे अटैच कर दिया जाता है किससे? ट्रैक्टर से। और जो है बीज जो है इसके अंदर से गिरते चले जाते हैं, ठीक है। इक्वल डेप्थ होती है सभी की और इक्वल डिस्टेंस होता है सभी सीड्स के बीच में। तो अब हम देखेंगे क्या है ट्रांसप्लांटेशन मेथड फॉर अ सर्टेन क्रॉप सच एज पैडी। कुछ क्रॉप्स के लिए जो है जैसे कि पैडी मतलब चावल की फसल जो होती है। द सीड्स आर फर्स्ट शोन इन नर्सरीज। सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर सीड जो है नर्सरीज के अंदर शोन किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है। एंड द सीडलिंग आर प्रिपेयर्ड। और उसके जब जो सीडलिंग कहते हैं हम नॉर्मल जो हम भाषा में जो किसान की उसे कहते हैं पौध, ठीक है ना, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, ठीक है। तो पहले उन्हें सीड को नर्सरी के अंदर डाल दिया जाता है इकट्ठा एक साथ करीब। उसके अंदर जब छोटे छोटे मतलब पौधे निकल आते हैं तो फिर उसके अंदर जब सीडलिंग प्रिपेयर हो जाते हैं, देन द सीडलिंग आर ट्रांसफर टू द फील्ड। फिर उन छोटे छोटे पौधों को फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके अंदर? फील्ड के अंदर। जैसे आपने देखा ये जो है इकट्ठे एक साथ डाल दिए इन बीजों के अंदर छोटे छोटे पौधे निकल आए। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडलिंग। अब इन सीडलिंग को यहाँ से एक पौधे को निकाल के जो है बड़े फील्ड के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इसी मेथड को क्या कहा जाता है? ट्रांसप्लांटेशन मेथड कहा जाता है। हमने देखा पहले तो इकट्ठे बीज डाल दिए नर्सरी के अंदर, जब उसके अंदर छोटे छोटे पौधे निकले गए जिसे हम सीडलिंग कहते हैं। अब सीडलिंग को निकाल के जो है बड़े फील्ड के अंदर, बड़े खेत के अंदर उसे हाथ के द्वारा उसे लगाते हैं, हाथों से निकालते हैं, फिर उसे हाथ से ही एक एक करके उसे लगाया जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं।
Transplantation method help the farmer to select the healthier seedling. They can give proper spacing between the plants so that they get proper sunlight, water and nutrients. It allows better development of root and shoot system of plants. और इस मेथड के अंदर जो है फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर वो क्या करता है, हेल्दी सीडलिंग को ही निकालता है, उसमें छांटता है और उसे सही से फिर उसे सही एक डिस्टेंस से, बराबर डिस्टेंस के साथ जो है उसे लगाता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, उसे प्रॉपर सनलाइट मिल जाए, वाटर मिले, न्यूट्रिएंट्स जो है उस प्लांट को सही से मिले। अब देखते हैं हम इसके अंदर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्रॉप आर ग्रोन ऑन वन आफ्टर अनदर इन अ फील्ड। क्या है, क्रॉप जो है एक क्रॉप आर ग्रोन वन आफ्टर अनदर इन अ फील्ड, मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप जो है फील्ड के अंदर लगाई जाती है, ग्रोन कराई जाती है। प्लांट्स कंटिन्यूसली यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। और जो प्लांट जो होते हैं क्रॉप के, वो क्या कहते हैं, जो ज़मीन की जो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे प्रॉपर यूज़ करते रहते हैं, यूटिलाइज करते रहते हैं, उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दस द न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली गेट डिप्लेटेड, और इसी चलते जो है जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। The farmers add manures or fertilizer into the field from time to time to replenish the nutrients। और क्या है, फार्मर जो है, किसान जो है, उसके अंदर मैन्योर्स मतलब खाद वगैरह या फर्टिलाइजर जो है उसके अंदर डालता रहता है फील्ड के अंदर, ताकि जो है उसके न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा उसे मिट्टी के अंदर वो दोबारा गेन कर ले। मतलब मैन्योर्स के द्वारा या जो है फर्टिलाइजर जो डाली जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर कम हो गए हैं वो दोबारा जो है वो मिट्टी जो है उसके अंदर खाद जब डाल दी जाती है तो उसके न्यूट्रिएंट्स दोबारा उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं, मिल जाते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizer। क्या है, जो सब्सटेंस सोइल के अंदर ऐड किया जाता है किस चीज़ के लिए, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ, मतलब न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में जो है, और किस लिए, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर कहते हैं। मतलब वो सब्सटेंस जो कि मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए और उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना। फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में उस सब्सटेंस को मिलाया जाता है ताकि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो सके, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इज नॉन एज मैन्योर। मतलब क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें हासिल होता है किससे, डेड प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन से, मतलब डेड मृत प्लांट और मृत पौधे और जानवरों से के डिकम्पोजिशन से जो हमें सब्सटेंस हासिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्योर कहते हैं मैन्योर। मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट, जो डेड प्लांट के एनिमल और प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट जो डिकम्पोजिशन से जो हमें वेस्ट मिलता है, जो मटेरियल मिलता है, वो जो सब्सटेंस मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्योर कहते हैं। कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट इज अ मैन्योर मेड बाय लिविंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बरीड इन अ पिट विद अल्टरनेट लेयर ऑफ द सोइल। क्या होता है कंपोस्ट, क्या होता है कंपोस्ट, हम जो मैन्योर जो खाद तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल होते हैं उसे हम एक गड्ढे के अंदर, मतलब पिट के अंदर उसे दबा देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर कर देते हैं, है ना, कवर कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो जो जितने भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। द बैक्टीरिया डिकम्पोज द अनडाइजेस्टिव सेलुलोज, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन द वेस्ट टू यूजफुल न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। कंपोज इज डार्क brown in color, it is rich in humus and has better water holding capacity। जो डेड प्लांट और एनिमल को उस पिट के अंदर बरीड कर देते हैं और उसके ऊपर लेयर कर देते हैं, तो वो क्या होती है, बैक्टीरिया के द्वारा जो है डिकम्पोज हो जाती है। उसके अंदर जो अनडाइजेस्टिव सेलुलोज होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, उस वेस्ट को जो है एक यूजफुल उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में उसे कन्वर्ट कर देती है, और जिसे कि हम क्या बोलते हैं, मैन्योर कहते हैं। और ठीक है, और वो कंपोस्ट जो होती है, वो खाद जो होती है, वो कैसी होती है, वो डार्क ब्राउन कलर की होती है। उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस भी अधिक मात्रा में होती है, और उसके अंदर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है उस खाद के अंदर।
फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड मिनरल साल्ट्स विच आर एडेड टू द सोइल टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. Some example of fertilizers are urea, ammonium sulfate, सुपर फॉस्फेट और पोटाश। मतलब क्या है, फर्टिलाइजर जो होती है ये एक तरीके से मैन मेड मिनरल साल्ट होता है। क्या होता है? मैन मेड मिनरल साल्ट होता है जो कि सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है, मतलब मिट्टी के अंदर ऐड किया जाता है। क्यों? उसके जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसे दोबारा से रीगेन कराने, मतलब उसे दोबारा जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो इस फर्टिलाइज़र को डाल के वो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा क्या कर लेती है, उसे एक तरीके से वो चार्ज हो जाती है उस न्यूट्रिएंट्स से। वो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है एंड पोटाशियम। और सम एग्जाम्पल ऑफ जो ये सारे क्या है न्यूट्रिएंट्स थे जो कि मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र के द्वारा जो है उसे चार्ज कर देते हैं, एक तरीके से उसके अंदर मिट्टी के अंदर मौजूद हो जाते हैं और वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है। ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है। फॉलोइंग व्हेन फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, क्या है, जब फार्मर जो है एक क्रॉप के बाद दूसरी जो क्रॉप लगाता है, ग्रो कराता है, द सोइल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट्स, और सोइल जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या करे, लूज करे, उसके अंदर कम हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो एक प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं वो कम हो जाते हैं। फैलोइंग क्या होता है? जब फार्मर जो है एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाता है तो उसके बाद जो है ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टू रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, क्या है, फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ा जा सकता, मतलब उसे बिना खेती बाड़ी के नहीं छोड़ा जाता। टू रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, जो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए, ख़त्म हो गए। द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर द रिप्लेनिशमेंट फॉर द लॉस्ट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड फैलोइंग, क्या है, द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ लॉस्ट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड फैलोइंग। फैलोइंग के अंदर इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि फील्ड को जो है उसके अंदर कोई फसल नहीं ग्रो कराई जाती, क्रॉप ग्रो नहीं कराई जाती, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, ताकि कब तक के जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स हो, दोबारा से रिप्लेनिशमेंट ना हो जाए, मतलब दोबारा से वो रीगेन अपने जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए उन्हें दोबारा से रीगेन ना कर ले, तो जब तक उसे अनकल्टिवेट छोड़ लिया जाता है, उसके अंदर कोई खेती बाड़ी नहीं की जाती। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैलोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोइंग। फैलोइंग आपके समझ में आ गया होगा। जब एक फार्मर जो एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाता है तो लगातार लगाता रहता है, तो उससे क्या होता है, ज़मीन की मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको दोबारा जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसके न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रीगेन करने के लिए वो क्या कहता है, फार्मर उस ज़मीन को कुछ दिन के लिए क्या करता है, अनकल्टिवेटेड छोड़ देता है, ताकि उसके अंदर कोई खेती बाड़ी नहीं करता है, ताकि उसके अंदर जो उस मिट्टी के अंदर दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिशमेंट हो जाए, उनका दोबारा से वो रीगेन कर लें। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र के कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके जो नुकसान हैं। डंग ऑफ फार्म एनिमल इज़ आल्सो यूज टू मेक मैन्योर, क्या है डंग, मतलब क्या है, जो फार्म एनिमल्स होते हैं, जो मवेशी होते हैं, जो हम पालते हैं, गाय भैंस जो पालते हैं, दुधारू जो एनिमल होते हैं जो घरों में पालते हैं, ठीक है, तो उनका जो डंक होता है, जो गोबर होता है, ठीक है, उसे हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? मैन्योर के, खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डंक मिक्सड विद वाटर डिकम्पोजेज टू फॉर्म मैन्योर, क्या है, डंक जो है किसके साथ मिक्स हो जाता है? वाटर के साथ, और डिकम्पोजिज हो जाता है टू फॉर्म मैन्योर, और वो क्या बनाता है? खाद बनाता है। एंड रिलीज गैसेज, और गैसेज रिलीज करता है, सच एज मीथेन, जो उसके अंदर जो गैस रिलीज होती है कौन सी होती है? मीथेन होती है। मतलब जो डंक है जब पानी के साथ मिलकर डिकम्पोज हो जाता है तो मैन्योर बनाता है, और मैन्योर के साथ साथ वो कौन सी गैस रिलीज करता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड विच कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि क्या करती है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करती है ना, हमारे वातावरण को क्या कर देती है? आलूद कर देती है, गंदा कर देती है। द एप्लीकेशन ऑफ टू मच फर्टिलाइजर रिजल्ट्स इन द लीचिंग ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट इनटू द रिवर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, और जो एप्लीकेशन है फर्टिलाइजर्स बनाने की, उसका जो रिजल्ट है, जो लीचिंग ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट है, वो क्या होता है? वो किसके अंदर जाते हैं? रिवर्स के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन हो जाता है। नाइट्रेट्स इन ग्राउंड वाटर फाइंड देयर वे इनटू ड्रिंकिंग वाटर विच मे बी हार्मफुल, और जो नाइट्राइट्स हैं
नाइट्रेट्स है वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर में जाता है ना, और वो जब ग्राउंड वाटर में जाएगा तो वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद वो उस पानी को क्या कर देता है, हार्मफुल कर देता है। मतलब कहने का मतलब है जो मैन्योर है वो भी उसकी तैयारी में जो होती है उसमें जो गैसेज निकलती है वो क्या है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन कर देती है। और जो फर्टिलाइजर तैयार होता है, ठीक है, जो मैनमेड होता है वो उससे जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट निकलते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, और ग्राउंड वाटर में जो ड्रिंकिंग वाटर उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, उस पानी को ड्रिंकिंग वाटर क्या कर लेते हैं, हार्मफुल कर देते हैं, नुकसानदेह बना देते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मैल। जो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है वह क्या करता है, फार्मर को मदद करता है ज़्यादा से अच्छी फसल लेने में, अच्छी से अच्छी फसल लेने में, हासिल करने में, किसकी, वीट, पैडी एंड मैल। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी सोइल को क्या करता है, लेस फर्टिलाइजर, उसके अंदर उपजाऊपन उसकी कम कर देगा। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम या तो ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, जो खाद वगैरह हो जाती है, जो मवेशियों के डंग से बनती है, गोबर से बनती है, घर के कूड़े कचरे से बनती है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, या तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या दूसरी बात क्या करते हैं, हम उस ज़मीन को, उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है अपने नेचुरली जो है दोबारा से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिशमेंट उसके अंदर हो सके। हाँ, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो केमिकल होता है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी वो कम हो जाएगी। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल टू मेक द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी। जो मैन्योर का यूज़ जो है वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है किसका, पोरोसिटी, मतलब जो छिद्र जो होते हैं, मतलब एक तरीके से हम मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो सॉइल के अंदर जो छिद्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिससे कि जो है गैसेस एक्सचेंज जो है ईजीली हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये क्या करता है, जो मैन्योर होती है ये क्या करती है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स जो होते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है, कौन, मैन्योर। एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और इसके अंदर जो है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, किसके अंदर, मैन्योर के अंदर। अब देखते हैं हम क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। मतलब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट क्रॉप्स, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप जो है ग्रो कराई जाती है अल्टरनेटली, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जैसे कि दिस इज अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल, और ये एक दूसरा मेथड है जिससे कि सॉइल रिप्लेनिशिंग होती है, मतलब उसके जो न्यूट्रिएंट्स है दोबारा रिप्लेसमेंट हो विद न्यूट्रिएंट्स, किससे, न्यूट्रिएंट्स से, पौष्टिक जो तत्व होते हैं उनसे। Earlier farmer in northern India used to grow legumes, pea, beans, pulses as fodder in one season and wheat in the next। इसके अंदर क्या होता है, अर्लियर फार्मर जो है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वो यूज़ करते थे, क्या है, किस चीज़ को ग्रो कराना, लेग्यूम्स मतलब दाल के पौधे, मतलब दाल वगैरह, जैसे कि पीस है, बीन्स है, पल्सेज है, एज अ फूडर इन वन सीजन, और एक सीजन में क्या है, फूडर मतलब चारा जो होता है उसे उगा देते हैं, एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीजन में क्या है, वीट को लगाते, मतलब एक सीजन में तो एक वक्त में क्या कर रहे हैं, वो दालों के लेग्यूम्स प्लांट की क्रॉप ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं, ठीक है, दालों की फसल ले रहे हैं, पीस, बीन्स, पल्सेस, और दूसरे, और इसी तरीके से फूडर जो है वो चारा के ले रहे हैं एक सीजन में। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट सीजन के अंदर क्या ले रहे हैं, वो वीट की फसल ले रहे हैं, किसकी, नेक्स्ट सीजन, वीट को उसके नेक्स्ट सीजन में ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उसके अंदर कुछ रूट नोड्यूल्स होते हैं, मतलब रूट के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं, गिरा होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स, रूट के नोड्यूल्स के अंदर होता है, ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के चेंज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्युबल नाइट्रेट्स। क्या करता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे ट्रैप करके वाटर सोल्युबल नाइट्रेट्स के अंदर चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। दस दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन, और इसके चलते जो है, इसकी मदद से क्या होता है, जो सोइल की जो नाइट्रोजन है वो दोबारा क्या हो जाती है, रिप्लेनिशमेंट में होती है, दोबारा वो सोइल जो है नाइट्रोजन
जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर वो दोबारा रीगेन कर लेती हैं। हम देखते हैं हम इसमें कुछ क्या है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ये आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। इसके अंदर फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं इसे देखेंगे। अब हम देखेंगे इरिगेशन क्या है। इरिगेशन क्या है, क्रॉप प्लांट्स ऑब्टेन कंटेन अबाउट 90% वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। Get transported to each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and hot air currents. क्या है, crop plants contain about 90% of water. Water is essential for germination and growth of plants. क्या है, वाटर जो है बहुत ज़रूरी है किसके लिए, प्लांट्स के जर्मिनेशन के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं सॉइल के अंदर, वो इसी के ज़रिए जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। और क्या कहते हैं, सॉइल की जो मॉइस्चर है वो मेंटेन करती है किस चीज़ को, हेल्दी क्रॉप ग्रोथ को। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, और फील्ड को जो है हमें वाटर जो है रेगुलरली देते रहना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो पानी की जो सप्लाई है डिफरेंट इंटरवल पर एक वक्फे के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन कहते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की वेरीज करती है किससे, क्रॉप टू क्रॉप और सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। मतलब जो है पानी दे प्लांट को, क्रॉप को पानी देने का जो वो है मेथड जो है, ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। किसी को ज़्यादा चाहिए पानी, किसी को कम चाहिए, और सीजन से भी वेरी करता है, सीजन टू सीजन वेरी करता है, और सॉइल टू सॉइल भी वेरी करता है। किस मिट्टी के अंदर पानी कितने वक्त में चाहिए, किस में ज़्यादा चाहिए। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। समर के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी जो है वाटरिंग की हायर होती है, मतलब पानी सिंचाई देने की जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इसके अंदर समर के अंदर। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल एंड द लीव। ये क्यों होता है, क्योंकि एवोपरेशन जो होता है सोइल और लीव से क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि धूप जब पड़ती है, सनलाइट जब पड़ती है, तो एवोपरेशन भी ज़्यादा होता है सॉइल से। तो इसलिए जो है उस वक्त जो है समर सीजन के अंदर प्लांट्स को पानी देने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इरिगेशन शुड बी प्रॉपर। इरिगेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए। एक्सेस ऑफ वाटर और स्कार्सिटी ऑफ वाटर बोथ आर हार्मफुल। या तो ज़्यादा पानी भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और पानी की कमी भी। स्कार्सिटी मतलब कमी, पानी की कमी, ये दोनों ही, ज़्यादती भी और कमतरी भी, ये दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर द क्रॉप, फसल के लिए। एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप रिजल्ट इन कंडीशन कॉल्ड वाटर लॉगिंग। क्या है, अगर जो है हम ज़्यादा पानी दे देंगे फसल को, तो उसके अंदर जो है पानी इकट्ठा हो जाएगा। द चांस ऑफ वाटर लॉगिंग इज मोर इन द फील्ड विद क्ले सोइल। If water logging continues, then it reduce the supply of air to the roots and stop growth of crop. क्या होता है, अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ठीक है, जो उसके अंदर वो एयर की सप्लाई जो रुक जाएगी, जिससे कि जो है प्लांट की, क्रॉप की जो है ग्रोथ जो है रुक जाएगी। इट आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द सॉइल एंड दस कैन डैमेज द क्रॉप परमानेंटली। और इसकी वजह से क्या होगा, अमाउंट ऑफ साल्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा, और क्या है, क्रॉप जो है परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। टू प्रिवेंट द डैमेज टू द सॉइल, एक्सेस वाटर इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द फील्ड। अगर क्या है, अगर हमें इस चीज़ से बचाना है तो हमें जो एक्सेस वाटर है उसे हमें ड्रेन आउट करना चाहिए, उसे बाहर निकाल देना चाहिए। Some plants for example rice need plenty of standing water in the field. Some plants जो है उन्हें क्या है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। plenty of standing water in the field, उन्हें पानी फील्ड के अंदर ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैडी है ना। Sometimes fast and strong winds accompanied by rains result in the fall of mature crop. This condition is called logging and its result in poor produce. क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है, बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, या बारिश आती है, तो इससे क्या होता है, फसलें जो मैच्योर फसल होती है वो गिर जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लॉगिंग कंडीशन कहते हैं। इनमें क्या होता है, रिजल्ट जो होता है बहुत ज़्यादा
पुअर प्रोड्यूस होता है, बहुत कम मात्रा में जो है फसल का उत्पादन होता है। जब तेज बारिश हो या तेज आंधी हो तो मेच्योर फसल तो खराब हो जाएगी, जब खराब हो जाएगी तो जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, पुअर होगा, कम होगा। सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, हम इरिगेशन सिंचाई के जो सोर्सेज हम उसके बारे में देखेंगे क्या क्या सोर्सेज हैं। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये जो है सोर्सेज हैं जिससे हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, अपने फसल को पानी देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, डिफरेंट मेथड्स हैव बीन यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स। क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स जो है यूज किए जाते हैं, डिफरेंट मेथड हैव बीन यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स। क्या है, वेल से जो है डिफरेंट मेथड से जो है कुओं से जो है पानी लिफ्ट किया जाता है, निकाला जाता है, वेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स टू द फील्ड यूजिंग कैटल और ह्यूमन लेबर। क्या है, या तो हम मवेशियों के द्वारा या मनुष्य जो है इंसानों के द्वारा जो है इस पानी को निकाला जाता है, किससे, या तो वेल से, पॉन्ड से या कैनाल से। दिस मेथड वर लेस एफिशिएंट, टफ, चीपर। और क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होता था, दिस मेथड वाज लेस एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करता था और टफ होता था, ठीक है, थोड़ा चीपर, जबकि ये सस्ता होता था। क्या है, लेस एफिशिएंट था और बहुत ज़्यादा चीपर था, सस्ता था। सम ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर मोट यूजिंग पुली सिस्टम। क्या है, मोट यूजिंग पुली सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, मोट, जैसे कि पुली सिस्टम है, इसके जरिए जो है पुली लगा दी, इससे पानी खींचा जा रहा है और ऐसे पानी बहाया जा रहा है फील्ड के अंदर। क्या है, रहत, पर्शियन व्हील, जिसे हम कहते हैं पर्शियन व्हील। इसके क्या है, ये जो है एक व्हील है, इसके अंदर जो है आपने देखा बॉक्सेस लगे, ड्रम लगे हुए, वो इसके अंदर कुएं के अंदर चलता रहता है। ये बेल जो है इसके चारों तरफ घूमता रहता है और ये व्हील घूमता रहता है और पानी जो है यहाँ से निकलता रहता है, इसे रात पर्शियन व्हील कहते हैं, ठीक है। चेन पंप, क्या होता है, चेन पंप, इसके अंदर ये चेन पंप की मदद से जो है पानी जो है लिया जाता है। दूसरा क्या है, डायरेक्टली यूजिंग लीवर, क्या है, लीवर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, लीवर सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो है पानी का लिया जाता है। आपको ये दिया गया है, फोटोग्राफी वगैरह दी गई है, इसके अंदर आप पिक्चर देखेंगे। ये कौन सा है, डायरेक्टली सिस्टम है, इसके अंदर लीवर का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि पानी जो है निकाला जा रहा है, ठीक है। फॉर लिफ्टिंग वाटर पंप्स आर आल्सो nowadays commonly used. Diesel, electricity, biogas and solar energy are used to run the pumps. Tube well is a common example of the modern irrigation method. क्या है, पानी निकालने का जो है जो पंप से द्वारा है, इन दिनों में देखा जाए कॉमनली यूज क्या किया जाता है, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी या बायोगैस या सोलर एनर्जी आर यूज टू रन पंप्स। उन पंप्स को चलाने के लिए या तो डीजल का इस्तेमाल किया जाता है या बिजली का इस्तेमाल किया जाता है या बायोगैस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उससे जो है उन पंप को चलाकर जो है पानी निकाला जा सके। ट्यूबवेल इज कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न इरिगेशन मेथड। ट्यूबवेल जो है कॉमन मेथड है किस चीज का, इरिगेशन का। तो देखें मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, आप मॉडर्न मेथड देखेंगे इरिगेशन का। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। क्या है, मॉडर्न मेथड के अंदर जो है इरिगेशन है वो बहुत ज़्यादा हमारी क्या है, यूजफुल है। जैसे कि वाटर help us to use water economically. main methods are sprinkler system and drip system. क्या है, अगर हम देखा जाए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारे हेल्प है इकोनॉमिकली भी, अगर देखा जाए उसका खर्चा भी कम है और उसके अंदर कम लागत में हम ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में क्या है, परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of pumps, it escapes from the rotating nozzles. It thus covers a larger area. It gets sprinkler on the crop as if it is raining. This method is very useful for sandy soil. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक मेन पाइप से जो है इसके अंदर लगा दी जाते हैं, नोजल लगा दिए जाते हैं, रोटेटिंग नोजल लगा दिए जाते हैं, उन्होंने मेन पाइप से जो है कनेक्ट किया जाता है। फिर मेन पाइप से जो पानी जो है प्रेशर से छोड़ा जाता है, तो इसके अंदर रोटेटिंग नोजल जो है इसे पानी को स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़काव करते हैं एक तरीके से। इससे क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि बारिश की तरह जो है पानी जो है बिखर रहा है, मगर इसके लिए हमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है।
In drip irrigation, in drip system, the water falls drop by drop just at the position of the roots. Water is not wasted at all. क्या है इसके अंदर क्या होता है, पानी जो है रूट तक पहुंचाता है, पाइपलाइन बिछाई दी जाती है और हर प्लांट के रूट के नीचे जो है पाइपलाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, रूट के पोजीशन वाइज जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पाइप मेन लाइन लगा के और हर रूट के पास जो है इस तरीके से छोटे छोटे ट्यूब से रूट के पास जो है वहाँ पेनिट्रेट करके छोटे छोटे होल्स कर दिए जाते हैं। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन and trees where availability of water is very less. In this system, that nozzles are grounded just near the roots of the plants. इसके अंदर मेन पाइप से जो है नोजल जो है कनेक्ट कर दिए जाते हैं और जो कि प्लांट्स के बिल्कुल रूट्स के नज़दीक होते हैं और इससे पानी की जो है लॉस भी जो है वेस्ट भी जो है बहुत कम होता है। पानी जो है वेस्ट इसके अंदर कम होता है क्योंकि पानी जो है डायरेक्ट कहाँ निकलता है, रूट्स के करीब निकलता है जहाँ पर प्लांट को ज़रूरत होती है। अब देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। द अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग अलोंग विद द मेन क्रॉप इन द फील्ड आर नोन एज वीड्स। जो है मेन क्रॉप के साथ जो प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं उन्हीं को वीड्स कहते हैं। ठीक है, अब इन वीड्स जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो फसल के लिए, जो क्रॉप के लिए जो मैन्योर डाली जाती है, खाद डाली जाती है, तो वो जो वीड्स प्लांट होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट है, वो भी नरिश करने लगते हैं। तो इसलिए जो है इससे क्या होता है, पूरा नरिशमेंट जो है प्लांट को जो हमारी क्रॉप होती है उसे नहीं मिल पाता। तो इसलिए इन अनवांटेड प्लांट को रिमूव किया जाता है, हटा दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज कॉल्ड वीडिंग। और उन वीड्स और अनवांटेड प्लांट को हम रिमूव कर देते हैं, उखाड़ देते हैं या उसके अंदर कुछ केमिकल जो है वीडिसाइड वगैरह जो है उस पर छिड़क देते हैं जिससे कि वो जो अनवांटेड प्लांट है वो जल जाते हैं या उन्हें उखाड़ दिया जाता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो इस रिमूवल को वीड्स के क्या बोलते हैं, वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडिंग। सम कॉमन वीड्स फाउंड इन द क्रॉप फील्ड आर। कुछ कॉमन वीड्स हैं जो कि क्रॉप फील्ड के अंदर पाए जाते हैं। पहला क्या है, ग्रास, जो घास होती है। विल्ड ओट्स, जिसे हम जवी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में जो कॉमन नेम है इसका। फिर है सीनोपोडियम, बथुआ जिसे कहते हैं हम, जो सर्दी वगैरह के अंदर जो खाते हैं, वो भी क्या होता है, वीड होता है। फिर है अमरनाथस, क्या है, अमरनाथस चौलाई, ये जो साग वगैरह जो खाते हैं ना, ये सब क्या है, चौलाई का साग, ये सब जो है वीड्स होते हैं। क्या है, कॉन्वोल्यूलस हिरनखुरी जिसे कहते हैं, ये भी क्या है, एक कॉमन वीड्स है। ठीक है, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। और वीड्स को रिमूवल करने का बेस्ट टाइम होता है जब क्रॉप के अंदर फ्रूट या फ्लावर्स और सीड्स आने से पहले जो है हमें वीड्स को क्या करना देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। क्यों, हमारी फसल के अंदर जब फ्लावर आने लगे, फूल आने लगे, फूल और बीज निकलने लगे, तो उससे पहले जो है हमें क्या करना चाहिए, उन वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। द मेथड ऑफ वीडिंग, वीड्स में हम वीडिंग मतलब किस तरीके से हम क्या क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं वीड को रिमूव करने के लिए। वीड्स में बी रिमूव ईदर बाय अपरूटिंग देम और बाय कटिंग देम विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक हैंड फॉर, खुरपा एंड हैरो। हम क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव कर देते हैं हम किसके द्वारा, या तो अपरूटिंग, जैसे वो उसकी जड़ निकलती है तभी हम उसके जड़ निकलने से पहले ही हम उसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। किसके द्वारा, बाय कटिंग, या तो काट कर, विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक हैंड फॉर इससे निकाल देते हैं, या खुरपा इसका यूज़ करते हुए, या हैरो इसके मदद से जो है हम वीड्स को क्या करते हैं, जैसे ही वो निकलते हैं उसे हम काट के निकाल देते हैं। सेकेंड है सम केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय किल वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। या हम कुछ केमिकल सब्सटेंस लेते हैं जो कि हम उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं वीड्स पे, जिससे कि हमारी फसल को तो नुकसान नहीं होता, मगर हाँ वीड्स जो है किल हो जाते हैं, जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वीडिसाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, डालापोन या मेटाक्लोर या क्या है, बूटाक्लोर या सिनेजीन आर some weedicides which are diluted in water and sprayed in the field with the sprayer.
तो आपने देखा ये कुछ वीडिसाइड्स दिए गए थे जो केमिकल सब्सटेंस जो कि वीड्स को किल करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। डालापोन है क्या, मेटाक्लोर या क्या ब्यूटाक्लोर या सीनियाजाइन आर सम वीडिसाइड्स विच आर डाइल्यूटेड इन वाटर एंड स्प्रेड इन द फील्ड। जिसे पानी के अंदर मिलाकर जो है फील्ड के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि जहाँ जहाँ वीड्स होते हैं उन वीड्स को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। वीडिसाइड मस्ट बी यूज्ड विद केयर एज दे आर पॉइजनस। क्या है, हमें वीडिसाइड को बहुत ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। फार्मर्स शुड कवर दियर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ। फार्मर को अपने नाक और मुंह को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए कपड़े से ड्यूरिंग स्प्रेइंग, जब उसे स्प्रे कर रहा हो, छिड़काव कर रहा हो, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। अपने आप को बचाने के लिए, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के केमिकल से बचने के लिए जो है उसे अपने मुंह और नाक को जो है प्रॉपर तरीके से कपड़े से ढक लेना चाहिए। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय बायोलॉजिकल मेथड। फॉर एग्जांपल तो देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स, फॉर एग्जांपल cochineal insects are used to control the growth of the weed opuntia। ओपुंशिया जो वीड होता है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम एक इंसेक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड, जिसे कहते हैं कोकिनियल जो इंसेक्ट है इसका यूज़ करते हैं किस वीड को कंट्रोल करने में, ओपुंशिया के। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप्स। पेस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, जो कि क्या करते हैं, क्रॉप पे अटैक करते हैं और उसे डैमेज कर देते हैं। दे आर मेनली रोडेंट्स। ये क्या होते हैं, ज़्यादातर रोडेंट्स होते हैं, जैसे कि रैट्स, चूहे, इंसेक्ट्स, लोकस्टस, टर्माइट्स, विवल्स, ये सब क्या हैं, ये सब रोडेंट्स हैं। ये सारे जो हैं क्या करते हैं, पेस्ट है। Crops are also attacked by bacteria, fungi and viruses by causing several diseases. These diseases reduce the quality and quantity of the produce. जो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये डिजीज़ जो हैं, जो इनके जैसे फंजाई या वायरस है, ये क्या करती हैं, इनके द्वारा जो है फसलों के अंदर कई सारी डिजीज़ हो जाती हैं। और डिजीज़ क्या करती हैं, उस क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी को घटा देती हैं, उस उत्पाद की। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, द केमिकल सब्सटेंस विच किल पेस्ट। ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि पेस्ट को किल करता है, विदाउट हार्मिंग द क्रॉप, बिना नुकसान किए क्रॉप को, फसल को बिना नुकसान किए जो है ये पेस्टिसाइड जो है पेस्ट को किल कर देता है। आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच किल पेस्ट विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड बाय यूजिंग अ स्प्रेयर और बाय अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। क्या है, these chemicals are sprayed by using a sprayer or by a low flying aircraft। देखेंगे पेस्टिसाइड्स कहता है, हमने बताया गया द केमिकल सब्सटेंस विच किल पेस्ट विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। द केमिकल सब्सटेंस जो कि जो फसल को बिना हार्म करे जो है पेस्ट को किल कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं उस केमिकल सब्सटेंस को। दिस केमिकल्स आर स्प्रेड बाय यूजिंग अ स्प्रेयर और बाय अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। या तो हम स्प्रेयर से इसे स्प्रे करते हैं या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से स्प्रे करते हैं। द केमिकल यूज टू किल दीज पेस्ट आर। जो केमिकल यूज करते हैं इन पेस्ट को किल करने के लिए वो क्या क्या है, रोडेंटिसाइड्स, जिंक फॉस्फाइड और वारफेरिन ETC। इंसेक्टिसाइड्स DDT या BHC, मैलाथियोन ETC। या फंजीसाइड्स होते हैं सल्फर, लाइम सल्फर ETC। ये जो है हमने कुछ पेस्टिसाइड्स के जो है नाम आपको बताए। अब देखेंगे अब इसके बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग। जब फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उसे काटते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग a mature fully grown crop is known as harvesting। जब फसल जो है क्या हो जाती है, पूरी तरीके से पक जाती है, ग्रो कर जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, उसे काटते हैं और उसे इकट्ठा करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 months for a cereal crop to mature। ये आमतौर पर जो है 3 से 4 महीने लगते हैं सीरियल क्रॉप के मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग
हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो हम देखा जाए अपने कंट्री के अंदर जो है हार्वेस्टिंग जो है या तो मैनुअली हम एक सिकल होती है, एक तरह की चाकू होता है, या उसे आम भाषा में क्या बोलते हैं, गांव देहात में दरांती बोलते हैं, ठीक है, उससे, या मशीन जो होती है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं, जो ट्रैक्टर के अंदर लगी होती है, उसे लगा देते हैं। उसके अंदर ब्लेड होते हैं जो कि ट्रैक्टर के साथ उन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है और वो मैच्योर फसल को क्या है काट देते हैं, ठीक है, वो हार्वेस्टर कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड विद अ सिकल। या तो हम उसे क्या है उसे ग्राउंड से खींच लेते हैं या उसे क्या करते हैं सिकल से उसे काट देते हैं, ग्राउंड के करीब से उसे कट कर देते हैं। तो हमने देखा कि मैच्योर जो है फसल जब मैच्योर हो जाती है तो हार्वेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को उसके कटिंग और गैदरिंग जो होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक। अब इसे हार्वेस्टिंग या तो हम हार्वेस्टर मशीन के द्वारा काटते हैं, और इसके अंदर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, या तो फसल को पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं जड़ से, या क्या होता है उसे जो है ग्राउंड से जो है कट करते हैं सिकल से। सिकल मतलब जो चाकू होता है या दरांती होती है उससे काटते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द पफ स्टक ऑफ है। क्या है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसके अंदर जो ग्रेन सीड्स होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है सेपरेट करने की फ्रॉम दी कफ मतलब स्टक ऑफ है, मतलब उस प्लांट जो होता है, जो स्टक होती है जो, ठीक है, तो उसमें से उस ग्रेन सीड को अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। मतलब जो प्लांट होता है जो हमने काट लिया, क्योंकि जो सीरियल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, हम प्लांट समेत ही काट लेते हैं, प्लांट के साथ ही काट लेते हैं, ठीक है। तो अब उस प्लांट से, उस स्टक से उसे सीड को, ग्रेन सीड को अलग करना होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बकल बुलॉक्स और बफेलोज। द एनिमल वॉक ऑन द हार्वेस्टेड क्रॉप सेपरेटेड ओवर द ग्राउंड। या तो हम जो उन क्या कहते हैं ब्लॉक्स या बफेलोज जो है उसके ऊपर जो है, जो एनिमल होते हैं वो उस स्टफ पे चलते हैं। चलने के बाद क्या होता है, वो उसे हार्वेस्टेड क्रॉप से जो है जो हम उसे ज़मीन पर डाल देते हैं, उसमें बफेलो वगैरह या क्या है बैल वगैरह कुछ के ऊपर चलाते हैं। चलाने के बाद जो है वो स्टक से जो है ग्रेन्स सीड्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। आफ्टर थ्रेसिंग द ग्रेन्स separated from the stalks are still laying with them। क्या होता है, जब वो थ्रेशिंग के बाद जो है ग्रेन जो है सेपरेट हो जाते हैं स्टक से, तो अब उसे हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स एंड कफ इनटू टू हिप्स इज कॉल्ड विनोइंग। अब क्या करते हैं, जो थ्रेशिंग के बाद जो गेहूँ जो ग्रेन्स होते हैं उस ग्रेन से कफ को अलग कैसे किया जाता है, उस गेहूँ ग्रेन से कफ को अलग करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विनोइंग। मतलब क्या है, अब कैसे करेंगे उसका तरीका अलग अलग होता है। फार्मर्स होल्ड द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड कफ एट अ हाइट एंड अलाउ देम टू फॉल इन द जेंटली स्ट्रीम। फार्मर क्या होता है, उसे अच्छे से जो उसके अंदर जो ग्रेन्स के साथ जो कफ मिक्सचर होता है उसे ऊंचाई से जो है गिराता है। जब वो गिराता है तो उसके अंदर क्या होता है, द वाइंड ब्लो अवे द कफ विच लाइटर। क्यों, जो हवा जो चलती है तो जो भूसा जो होता है, जो कफ होता है वो दूर जाके गिरता है, ठीक है, क्योंकि वो हल्का होता है। जैसी हवा चलेगी, जब ऊंचाई से जब फार्मर जो है किसान उसे गिराएगा, ग्रेन और कफ को जो मिक्स होता है उस मिक्सचर को जब ऊपर से गिराता है, तो गिराने के बाद जो होता है भूसा जो होता है, जो कफ जो होता है, कफ को हम भूसा कहते हैं, है ना, ठीक है, वो हल्का होता है, वेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइटर होता है ग्रेन से। तो वो क्या होता है, हवा जो है उस कफ को बहुत दूर ले जाकर गिराती है। द हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड बिलो एंड आर दस सेपरेटेड। और जो ग्रेन जो होते हैं वो क्योंकि हैवियर होते हैं, वो सीधे वो ज़मीन पर गिरते हैं आके नीचे वहीं पर, और जो भूस होता है, जो कफ होता है वो हल्का होता है, वो दूर जाके उड़कर गिरता है। तो इस तरीके से कफ और ग्रेन जो है दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। विनोइंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर बिग लॉट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन्स एंड कफ। और क्या है, विनोइंग मशीन यूज़ की जाती हैं बिग लॉट ऑफ मिक्सचर, वो बहुत बड़ा जो उसका जो है ग्रेन और कफ का जो मिक्सचर होता है उसे सेपरेट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी जो है विनोइंग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं ग्रेन और कफ को अलग करने के लिए। बिग फार्मर यूज ह्यूज मशीन्स कॉल्ड कंबाइंस विच कट, थ्रेश एज वेल एज सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द कफ ऑल एट वन गो।
क्या है, बड़े बड़े जो फार्मर हो जाते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी मशीन इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मशीन इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबाइंस, जो कि क्या करती है, फसल को काटती भी है, थ्रेश भी करती है, और साथ साथ में क्या करती है, सेपरेट करती है ग्रेन को फ्रॉम दी कफ से, भूसे से अलग कर देती है। तो ये तीनों चीजें एक ही मशीन करती है। फसल को काटने का काम भी कर रही है, थ्रेशिंग का भी काम कर रही है, और तीसरा जो है ग्रेन को कफ से अलग करने का भी काम कर रही है एक ही वक्त में। तो इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन कहते हैं। अब देखते हैं स्टोरेज। टू कीप द क्रॉप ग्रेन्स फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या जो क्रॉप ग्रेन है उसे लंबे समय तक के लिए, उसे महफूज रखने के लिए, उसे रखने के लिए हम क्या करते हैं, शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उसे नमी से बचाए रखते हैं, इंसेक्ट से बचाने के लिए, रेट से बचाने के लिए, है ना, चूहे वगैरह से, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। क्या है, फ्रेश क्रॉप के अंदर जो ताज़ा फसल होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। जब उसे स्टोर करने से पहले हम जो ग्रेन्स होती है उसे सनलाइट के अंदर उसे अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, ताकि स्टोर करने से पहले उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए प्रॉपर तरीके से। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये इस चीज़ से महफूज रखता है। अगर उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, सूख जाएगी फसल, तो वो उससे हम महफूज रख सकते हैं इंसेक्ट से, पेस्ट से, बैक्टीरिया से, फंजाई से। अगर उसके अंदर नमी नहीं होगी तो इन चीज़ों से बचाया जा सकता है। ठीक है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। फार्मर जो है ग्रेन्स को या तो जूट बैग के अंदर स्टोर करते हैं या मेटेलिक बीन्स के अंदर पैक करते हैं, है ना। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट। जो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स। Grain silos are specially designed tall cylindrical structure for bulk storage of food grains. The required food grains can be taken out from taken out from the opening provided in the silos। क्या होता है, ये जो silos होते हैं, जो ग्रेन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल स्टोरेज जो होता है ग्रेन्स का, उसे हम क्या कहते हैं, या तो silos के अंदर या ग्रैनरीज के अंदर इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। किस चीज़ से, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स। रेट्स से बचाने के लिए और इंसेक्ट से बचाने के लिए हम सिलोज और ग्रैनरीज का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेन सिलोज आर स्पेशली डिजाइन टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्या होता है, ग्रेन सिलोज जो होते हैं वो लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बहुत लंबे लंबे बॉक्सेस होते हैं एक तरीके से, स्टील के या टीन के, जो है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड ग्रेन इकट्ठा किया जा सके। द रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द ओपनिंग प्रोवाइड इन द सिलोज। और सिलोज के अंदर जब भी उसके अंदर ज़रूरत हो, रिक्वायर्ड जितनी भी ग्रेन्स की रिक्वायर्ड, तो उसके अंदर हम कुछ उसके अंदर ओपनिंग रखते हैं, जिसमें कि हमें जितनी ज़रूरत हो उस ओपनिंग में से, उस रास्ते से जो भी हम उसके अंदर खोल के रखते हैं, उसमें से हम ज़रूरत के एतबार से उस सिलोज में से हम ग्रेन्स को ले लेते हैं। ग्रेन्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के बॉक्सेज होते हैं। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे ओपनिंग कर देते हैं, एक ओपनिंग कर देते हैं जब हमें उसके अंदर ज़रूरत हो ग्रेन उसमें से निकाल लें। ठीक है। अब देखते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं, क्रॉप हार्वेस्ट इज द रिजल्ट ऑफ 3 और 4 मंथ ऑफ द हार्ड वर्क। क्रॉप हार्वेस्ट जो होता है, जो हम क्रॉप हार्वेस्ट जब होती है, जब हम फसलें कटती हैं, तो इसका जो बहुत 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत का जो ये रिजल्ट होता है। क्योंकि एक किसान जो, एक फार्मर जो है 3 से 4 महीने उसमें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, और फिर जो है उसका जो रिजल्ट आता है क्रॉप। The harvest was the stock of food for many months। और जो है जो हार्वेस्ट है, जो वो एक तरीके से क्या होता है, कई महीनों के लिए जो है फूड स्टॉक
हो जाता है। इट वॉज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, और यही जो होती है एक तरीके से देखा जाए ये इकोनॉमी की बैकबोन होती है, अर्थशास्त्र की क्या होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है। सो पीपल सेलिब्रेट इट विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, इसलिए जो लोग जो है इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, टू ग्रेट जो है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ और खुशी के साथ। द ट्रेडिशन कंटिन्यूज इवन टुडे, और ये ट्रेडिशन जो है ये आज तक भी चला आ रहा है। सम रिलीजियस स्पिरिट्स वाज एसोसिएटेड विद देम थैंकिंग गॉड्स फॉर गुड रेन, सनलाइट एंड गुड सॉइल, और कुछ रिलीजियस स्पिरिट्स जो होती हैं जो कि वो क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं किसका, गॉड, किसका, ईश्वर का, ठीक है, फॉर किस चीज़ के लिए, अच्छी बारिश के लिए, सनलाइट के लिए, और अच्छी मिट्टी के लिए, जो है वो ईश्वर का जो है, भगवान का जो है, और क्या है, अल्लाह का जो है शुक्र अदा करते हैं कि जो फसल जो है हमारी जो है अच्छे से हुई है। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, ओनम, बैसाखी, होली, दिवाली, क्या है, नवानिया एंड बिहू, ये सब जो है फेस्टिवल मनाए जाते हैं किसके, ये हार्वेस्ट सीजन्स होते हैं। ये फेस्टिवल जो है किसके लिए मनाया, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाते हैं, जो हमने बताया, जैसे कि पोंगल है, ओनम है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नबानिया है एंड बिहू, ये सब जो है क्या है, ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ड्राइड, अब देखते हैं हम, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, और ड्राइड नीम जो है हम सूखी जो है नीम की पत्तियां इस्तेमाल करते हैं फूड ग्रेन को घर पर स्टोर करने में। फूड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउन्स कॉल्ड ग्रैनरीज, हम बड़े बड़े गोडाउन के अंदर जो है ग्रेन को इकट्ठा करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रैनरीज कहते हैं। अ स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट इज गिवन टू द प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, a specific chemical treatment is given to protect them from pest and microorganism। इसे एक जब हम ग्रैनरीज के अंदर जब हम स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, तो इसके अंदर हम एक केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि जो है पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट किया जाए, कि इस केमिकल ट्रीटमेंट से जो है हम बचा सकते हैं पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने ग्रेन्स को, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में गोडाउन के अंदर, बड़े पैमाने पे जो गोडाउन के अंदर ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं, तो इसलिए उन्हें उसमें पेस्ट वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंजाई वगैरह लगने का डर होता है, तो इसमें केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि जो है इससे महफूज रखा जा सके। द फूड मटेरियल विच हैव वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ आर यूजुअली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, क्या है, फूड मटेरियल जो है उसके अंदर जो है शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, और यूजुअली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, इसलिए उसे कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर यूज्ड एट अ होम टू स्टोर फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट्स, और इसलिए आइस बॉक्स या रेफ्रिजरेटर हम इस्तेमाल करते हैं घर पर स्टोर करने के लिए, फलों को, सब्जियों को, दूध को, या दूध से बने सामान को, मिल्क प्रोडक्ट को वगैरह वगैरह को हम क्या करते हैं स्टोर करने के लिए फ्रीज या आइस बॉक्स का, रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। आइस बॉक्स है ना, बर्फ, उसके एक बॉक्स होता है, उसके अंदर आइस भरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को रखते हैं अपने बचाने के लिए। ऑन कमर्शियल स्केल द पेरिशेबल फूड मटेरियल आर स्टोर्ड इन ईदर अ डीप फ्रीजर और अ कोल्ड स्टोरेज। इट हेल्प्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑफ सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल राउंड द ईयर। इट हेल्प्स टू मेंटेन द प्राइसेस इन द मार्केट, क्या है। और कमर्शियल उस पर देखा जाए, व्यापारिक तौर पर देखा जाए, तो उसे फूड को हम फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं डीप फ्रीजर के अंदर या कोल्ड स्टोरेज वगैरह के अंदर। इट हेल्प्स द अवेलेबिलिटी ऑफ सीजन फ्रूट, और इससे क्या होता है, जब हम डीप फ्रीजर या कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो हमें ऑफ सीजन जो फ्रूट्स वगैरह है वो भी हमें मुहैया हो जाते हैं ईजिली, तो पूरे साल के अंदर, ठीक है। साल के अंदर कभी कभी हमें बहुत सारे फल हैं, जैसे गर्मियों के आम हैं, हम फसल चलेंगे हमें सर्दियों में मिल जाती है, क्योंकि उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है। तो ऑफ सीजन फ्रूट्स, वेजिटेबल भी हमें थ्रू आउट द ईयर जो है मिल जाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि हम उसे स्टोर करके रखते हैं कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीजर के अंदर। और इट हेल्प्स द मेंटेन प्राइस इन द मार्केट, और क्या है, ये मार्केट के अंदर प्राइस को मेंटेन भी रखता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, different kinds of food are obtained from animals like plants,
क्या है, हम जैसे कि प्लांट से हमें बहुत सारे फूड्स मिलते हैं, इसी तरीके से एनिमल से भी बहुत सारे फूड हासिल करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन अ कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द ईदर डाइट। क्या है, अगर देखा है बहुत सारे लोग जो हैं कोस्टल एरिया किनारे पे रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल कोस्टल एरियाज पे रहते हैं, समुद्री किनारे पे या ठीक है, तो उनका जो वो क्या कंज्यूम करते हैं, वो फिशेस कंज्यूम करते हैं, मछलियाँ खाते हैं, ठीक है, फॉर दियर डाइट, अपने डाइट के लिए, ठीक है। तो क्या है, कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट। उनकी जो मेजर पार्ट होता है, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो मेजर जो पार्ट होता है फूड डाइट का, वो क्या होता है, फिश होता है। एनिमल reared at home or on farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. और कुछ लोग जो है उन्हें क्या है, कुछ एनिमलों को पालन पोषण करते हैं अपने घर पर, किस चीज़ के लिए, फूड हासिल करने के लिए। तो उन्हें क्या करते हैं, प्रॉपर फूड क्या कहते हैं, उन फार्म्स वगैरह होते हैं ना, तो उन्हें उसके अंदर क्या करते हैं, वो जानवरों को पालते हैं, मवेशियों को पालते हैं, ताकि उनसे वो बहुत सारी चीज़ें हासिल कर दें। तो उन जानवरों को क्या करते हैं, वो फूड वगैरह देते हैं, जिससे कि, और उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं, जिससे कि उन्हें क्या है, बड़े पैमाने पर जो है उन्हें पालन पोषण करते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। मतलब क्या है, जिन एनिमल से, जैसे कि हमें गाय, भैंस और ये बकरी, इन सबको पालते हैं, क्यों, दूध हासिल करने के लिए, और दूध से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो इन जानवरों को, इन मवेशियों को पालते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, तो इसे इनसे दूध वगैरह हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हासिल की जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर एक्सरसाइज देखेंगे, ये डिफाइनिंग टर्म्स है, इसे अच्छे से आप रीडिंग करेंगे इसे और समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्या है, हॉर्टिकल्चर इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग। हॉर्टिकल्चर क्या है, किस चीज़ की साइंस है, वो किसकी है, इसमें राइस, मेज, व्हीट और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो किसकी है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। इनमें से रबी क्रॉप कौन सी नहीं है, व्हीट है, मस्टर्ड है, पैडी है, पी है, तो कौन सी है, पैडी। पैडी जो है रबी क्रॉप नहीं है। थर्ड वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स कैन यूज टू हार्वेस्ट अ क्रॉप एंड आल्सो टू बीट आउट द ग्रेन फ्रॉम द कफ। तो आप देखेंगे हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, कंबाइन है, हर है, मतलब ऐसी मशीन जिसके अंदर तीनों चीज़ हो, कटिंग भी हो, ठीक है, और क्या कहते हैं, थ्रेशिंग भी हो, विनोइंग भी हो, तो वो कौन सी मशीन है जिसके अंदर तीनों काम एक साथ होते हैं, वो कंबाइन है। क्या है, कंबाइन। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। तो फोर्थ वन देखेंगे, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सीरियल। इनमें से कौन सा सीरियल नहीं है, ग्राम है, मेज है, राइस है, व्हीट है, इसमें से कौन सा सीरियल नहीं है, ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ वन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट प्लॉइंग। जो है इनमें से कौन सा जो है प्लॉइंग से रिलेटेड सही नहीं है, तो बताएंगे, लूज इन द सॉइल, या प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, एरेट्स द सॉइल, या अलाउ इजी पेनिट्रेट ऑफ रूट्स इनटू द सॉइल। इसमें कोई प्रिवेंट कौन सा नहीं है जो कि प्लॉइंग से रिलेटेड नहीं है, लूज इन द सॉइल नहीं है, या एरेट्स द सॉइल नहीं है, अलाउ इजी। तो इसमें क्या है, आप बताएंगे इसमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा जो है प्लॉइंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आप फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, कुछ वर्ड दिए गए, क्ले, क्रॉप, प्रिपरेशन, फ्लॉट, रोड्स। तो लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर, ठीक है। फिर क्या है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। फिर क्या है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। देखेंगे अब क्या है, डैश क्ले सोइल कैन रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर। क्ले सोइल जो है उसके अंदर क्या है, बहुत लॉट ऑफ वाटर वो रिटेन अपने अंदर होल्ड करे रखती है। अब देखेंगे, राइट ट्रू फॉर ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। इसमें से हम कुछ कराएंगे, कुछ आपको करने होंगे। खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। क्या है, खरीफ क्रॉप जो है रेनी सीजन में ग्रो होती है, ट्रू, सही है बात, ठीक है, तो ट्रू लिख दिया। फिर है पल्स क्रॉप इज अ सीरियल क्रॉप। पल्स क्रॉप जो है सीरियल क्रॉप कहलाती है, ट्रू या फॉल्स, नहीं, तो क्या होगा, फॉल्स।
अ मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। ऐसी मशीन जो है कि हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों का एक साथ करते हैं उसे बोलते हैं कंबाइन कहते हैं। ट्रू, बात सही है, ठीक है। फिर फोर्थ वन है द क्रॉप दैट डज नॉट नीड स्टैंडिंग वाटर इज पैडी। क्या है वो क्रॉप? कौन? द क्रॉप दैट डज नॉट स्टैंडिंग वाटर इज पैडी। उसे क्या है? पैडी जो है, पैडी को स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता नहीं है। बात सही है गलत है? जैसे क्या है, बहुत हमने बताया था कि पैडी के लिए कैसे पानी की जरूरत होती है? स्टैंडिंग वाटर की जरूरत होती है, इसलिए वो रेनी सीजन में होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है अभी से आपको बताना है ट्रू या फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लेवलिंग। लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लेवलिंग। लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग कहते हैं। ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट देखेंगे, ये आपको अपने खुद से करना है, जो होमवर्क है आपको दे रहा हूँ मैं। गिव वन वर्ड फॉर ईच। आपको दिया गया है ये कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए, क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आपको वन वर्ड में लिखना। व्हाट वर द फर्स्ट क्रॉप नॉन टू बी कल्टिवेटेड। वो कौन सी क्रॉप थी जो सबसे पहले जो है कल्टिवेट की गई है, बताना है आपको, ठीक है। दी गई है, हमने समझाया ऐसे कौन सी क्रॉप थी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप। और जो वो प्रोसेस बताना है, जो वीड को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वीडिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना अ मैन मेड और इनऑर्गेनिक साल्ट विच सप्लाइज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। वो मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट क्या है? जो कि क्या है? सॉइल को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। वो क्या चीज़ है? फर्टिलाइजर, ठीक है ना। आपको खुद करना, मैंने बता दिया ऐसे। ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप सच एज रोडेंट एंड इंसेक्ट। वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? जो कि अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं क्रॉप को, सच एज रोडेंट एंड इंसेक्ट। उन्हें वन वर्ड में क्या बोलेंगे आप बताएंगे? क्या बोलते हैं उन्हें, ठीक है। फिर इसके बाद है टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जो टॉल है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हम ग्रेन को इकट्ठा करें, उसे हम क्या बोलते हैं? सिलोज। क्या बोलते हैं? सिलोज, SILOS, सिलोज, ठीक है ना, सिलोज। अब इसके बाद ये तो आपको हमने बता दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज पैडी ग्रोन इन रेनी सीजन? क्या है? व्हाट इज पैडी ग्रोन इन रेनी सीजन? क्या है? पैडी जो है रेनी सीजन में ग्रोन की जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ वीडिंग इन विच पॉइजनस केमिकल आर नॉट यूज। आपको दो मेथड बताने हैं वीडिंग के जिसके अंदर पॉइजनस केमिकल जो है यूज नहीं किए जाते। एंड थर्ड है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। क्या है? आपको टू मेथड बताने हैं इरिगेशन के जिसके अंदर वाटर जो है महफूज रहता है, उसके अंदर ज़्यादा बर्बाद नहीं होता, पानी वेस्ट नहीं होता। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब टू नेचुरल मेथड्स ऑफ मैन्यूरिंग। आपको टू नेचुरल मेथड बताने हैं मैन्यूरिंग के, ठीक। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई शुड द ग्रेन्स बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज। आपको ग्रेन स्टोरेज करने से पहले क्या करना चाहिए? आफ्टर ड्राइंग हाउ आर द ग्रेन्स स्टोर्ड। और जब उसे सुखा लिया जाए, उसे ड्राई कर लिया जाए तो ग्रेन्स को, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ यहाँ तक ही करने हैं, इसके बाद ये आपको छोड़ देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे ये, ठीक, यहाँ तक आपको करना है। थैंक यू। अच्छे से वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छे से वीडियो देखेंगे आप, और उसके बाद जो है इन क्वेश्चन आंसर्स के आपको जवाब देने हैं। बुक वर्क हमने कुछ करा दिया है, कुछ आपको खुद से करना है। थैंक यू।